गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम अपनी एसएसटी का अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्या नाम है इसका? प्रेरीज द ग्रास लैंड। ठीक है, आज इसके बारे में हम जानेंगे कि ये कहाँ पर है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से ग्रास लैंड को यूज़ किया जाता है और यहाँ के लोग किस तरह रहते हैं। तो इस सब चीज़ों के बारे में इसमें हम जानेंगे। ठीक है। World Temperate Grassland. The above given map shows the distribution of grassland in the world. These are known by different names in different continents. हमारे पूरे वर्ल्ड को कॉन्टिनेंट में डिवाइड कर रखा है। 7 कॉन्टिनेंट है हमारे, है ना। तो ऊपर पिक्चर दे रखी है एक मैप की, पूरे वर्ल्ड मैप की पिक्चर है। ठीक है, इसमें हमारे पूरे 7 कॉन्टिनेंट दिखा रखे हैं। कौन कौन से कॉन्टिनेंट क्योंकि हमारे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। ठीक है, ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट होते हैं। और जो शेड कर रखा है यहाँ पे, जैसे कि पिक्चर में देखो, ये शेड कर रखा है ना ऑरेंज कलर का, एक ये ग्रास लैंड है। ठीक है, इसका नाम है प्रेरीज। एक एशिया की साइड है ग्रास लैंड, इसका नाम है स्टेप। अफ्रीका में भी है, इसका नाम है वेल्ड। और ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड बनी हुई उसका नाम है डाउन। और साउथ अमेरिका में जो बना हुआ है उसका नाम है पैम्पस। ये अलग अलग ग्रासलैंड इस मैप में शो हो रखी है। आप पूरे मैप में देख सकते हो, वर्ल्ड के मैप में। ठीक है, ये जो ऑरेंज शेड है ये ग्रासलैंड बने हुए हैं। ग्रासलैंड मतलब ऐसा लैंड जिसपे ग्रास ही ग्रास है। ये ग्रास मतलब घास। ठीक है, अलग अलग जगह पे ग्रासलैंड को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे साइड में देखो पिक्चर में, ये है, ये पूरा ग्रास बना हुआ है। ठीक है, ग्रास लैंड। वर्ल्ड टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड क्यों बोला हुआ है? क्योंकि ये टेम्परेट जोन के बीच में ये लाई करता है, इसके बीच में ये आता है। डू यू नो the temperate grasslands are situated between the latitude 23.5 degree north and 66.5 degree north and 23.5 degree south and 66.5 degree south. तो जो हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड है इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो लैटिट्यूड है 23.5 और 66.5 नॉर्थ के बीच में लाई करता है ये। और साउथ की बात करेंगे तो वहाँ पे 23.5 साउथ और 66.5 साउथ में ये लाई करता है। जैसे ये हमारा अर्थ है पूरा, ठीक है, ये हमारा इक्वेटर होता है। ये ऊपर की लाइन, ये नीचे की लाइन। ऊपर वाली हमारी नॉर्थ होती है, नीचे वाली हमारी साउथ। ये इक्वेटर है हमारा। ठीक है, ये 23.5 होता है। इसके ऊपर वाला क्या होता है? आर्कटिक सर्कल। ये 66.5 होता है हमारा। ऐसे जो नीचे वाला है ये 23.5 साउथ और इसके नीचे हम एंटार्क्टिक ज्वाइन कर देते हैं तो ये हो जाएगा 66.5 साउथ। ठीक है, अब टेम्परेट ग्रासलैंड किसके बीच में लाई कर रहा है? लैटिट्यूड 23.5 डिग्री नॉर्थ और एक इसके बीच में लाई कर रहा है हमारा, और एक ये इसके बीच में लाई कर रहा है हमारा ग्रासलैंड। और इसके बीच वाले इसी जोन को हम क्या बोलते हैं? टेम्परेट जोन बोलते हैं हम, है ना। तो ये बीच वाला जो हमारा शेड कर रखा है जो मैंने, इसको हम टेम्परेट जोन के नाम से हम करते हैं। तो इसके बीच में जितने ग्रासलैंड है ये सब लाई करते हैं। ठीक है, जो टेम्परेट जोन है हमारा उस वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है? 23.5 नॉर्थ से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया नॉर्थ। अब साउथ में क्या है? 23.5 साउथ से लेकर 66.5 साउथ। इसके बीच में हमारा ये वाला जोन है, ये है टेम्परेट जोन। और ये टेम्परेट ग्रासलैंड, जो भी ग्रासलैंड है इसके बीच में ये सब लाई करती है, इनके बीच में ये ग्रासलैंड होती है। इन एशिया दे आर नोन एज स्टेप। एशिया में इसको स्टेप के नाम से जानते हैं।
अफ्रीका में वेल्ड, साउथ अमेरिका में पैम्पस और नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। हम इसमें जानेंगे प्रेरीज के बारे में, जो कहाँ पर लाई करती है, नॉर्थ अमेरिका में। In this lesson, we will study the life of a people of prairies grassland. Prairies is a French word meaning meadow और grassland. इस चैप्टर में ये जानेंगे कि जो प्रेरीज ग्रासलैंड है वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है, और जो प्रेरीज वाला वर्ड है किससे आया हुआ है, वो एक फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है जिसका मीनिंग होता है मिडो। मिडो मतलब घास का मैदान, और हम ये भी कह सकते हैं ग्रास लैंड, ठीक है। प्रेरीज फ्रेंच वर्ड से आया हुआ है जिसका मतलब है मिडो। मिडो मतलब घास का मैदान, और हम ग्रास लैंड भी बोल सके। ग्रास लैंड का मतलब भी सेम होता है कि ऐसी लैंड जिसपे घास उगी हुई है। The prairies grassland are located in the central part of North America. The area is almost treeless. जो प्रेरी ग्रासलैंड है कहाँ पर है, वो नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल बीच में बना हुआ है। और ये कैसा एरिया है, ट्रीलेस। ट्रीलेस मतलब जहाँ पर एक भी ट्री नहीं है, एक भी पेड़ वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे बस ग्रास ही ग्रास है। सामने देखो मैप दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा हमारा नॉर्थ अमेरिका। प्रेरीज कहाँ पे, बिल्कुल नॉर्थ अमेरिका के बिल्कुल सेंटर में ये लाई करता है, ठीक है। ये है ग्रासलैंड, यहाँ पे कोई भी ट्री नहीं है। क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, तो यहाँ का क्लाइमेट किस तरह है, यहाँ के पेड़ पौधे किस तरह है, इसके बारे में इसमें जानेंगे। प्रेरीज आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द ओशंस। जितने हमारे ओशंस है, जो प्रेरीज है उससे बहुत ज़्यादा दूर ये लोकेट करती है, ठीक है। जो हमारा नॉर्थ अमेरिका के बीच में प्रेरीज बना हुआ है, ग्रासलैंड बना हुआ है, ये ओशन से बहुत ज़्यादा दूर है। Thus, they have an extreme type of climate, that is, the summer are hot and the winters are cold. और जिसकी वजह से क्या है, जो यहाँ का क्लाइमेट है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है, जैसे कि समर्स में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और विंटर से बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ हो जाती है। A moderate rainfall occurs in the summers. They receive heavy snowfall in winters. और जिसकी वजह से क्या है, जो यहाँ पे समर्स में रेनफॉल होती है, जो बारिश होती है, कैसी होती है, मॉडरेट। मॉडरेट मतलब ना इतनी ज़्यादा ना इतनी कम। और यहाँ पे जो विंटर्स आ जाता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल यहाँ पे होता है, मतलब बहुत मोटे मोटे स्नोफॉल, बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल यहाँ पे गिरते हैं। ट्रीज डू नॉट ग्रो एज द रेनफॉल इज लेस। जो यहाँ पे जो ट्रीज है वो इतने ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाते क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल जो है, जो बारिश है, वो बहुत कम होती है। बोथ द क्लाइमेट एंड द सोइल आर सुइटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस। और जो क्लाइमेट है यहाँ का, जो क्लाइमेट क्या होता है कि जो मौसम वहाँ पे जो लंबे टाइम तक रहता है, जो क्लाइमेट है, जो वहाँ की सॉइल मतलब जो मिट्टी है, वो इस तरह की है कि बस वहाँ पे जो ग्रास है बस वही उग सकते हैं। वहाँ पे जो घास होती है बस वो वहाँ पे उग सकती है। वहाँ का क्लाइमेट और वहाँ की सॉइल इस तरह वो बनी हुई है और वहाँ पे आराम से ये ग्रासेस ग्रो हो सकते हैं। प्रेरीज वर वंस कवर विद द थिक एंड द टॉल ग्रासेस। एक बार क्या हुआ, जो प्रेरीज है वहाँ पे बहुत मोटी मोटी सी, बहुत लंबी लंबी सी ग्रासेस वहाँ पे उग गई थी। बट नाउ इट इज़ द बिगेस्ट फार्मिंग रीजन इन द वर्ल्ड। लेकिन आज के टाइम पे ये सबसे बड़ा एक फार्मिंग रीजन यहाँ बन चुका है, मतलब यहाँ पे अब फार्मिंग की जाती है। These fertile land are intensely cultivated to produce corn and wheat. जो ये जगह है प्रेरीज, यहाँ की लैंड जो है फर्टाइल है, उपजाऊ ज़मीन है, जिसके वजह से यहाँ पर मेज और वीट जैसी पौधे, यहाँ प्लांट्स जैसे उगाए यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। यहाँ की लैंड जो है वो जगह फर्टाइल है,
जगह उपजाऊ है, जिसकी वजह से यहाँ पे कॉर्न और वीट यहाँ पे उगाई जाती है। अब यहाँ पे सामने मैप में लोकेशन के रखी है प्रेरीज ग्रासलैंड की, ठीक है। ये पूरा एक बीच में जो हिस्सा बना हुआ है पूरा हमारा ग्रासलैंड का बना हुआ है। डू यू नो द प्रेरीज आर कॉल्ड द वीक बास्केट ऑफ वर्ल्ड। प्रेरीज को वीक बास्केट ऑफ वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। A very little of the natural prairies exists today. The Mississippi and the Missouri River, along with their tributaries, flow through the prairies and provide enough water for irrigation. तो क्या बोला गया है, यहाँ पे जो ओशंस है वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो सबसे ज़्यादा पास जो प्रेरीज के पास जो रिवर है वो है मिसिसिपी और मिसोरी, ठीक है। ये यहाँ पे बहती है, उसके साथ साथ जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो भी इसके साथ फ्लो करती है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, जो छोटी छोटी रिवर एक बड़ी रिवर के साथ जाके मिल जाती है, उसको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। जो छोटी छोटी रिवर्स होती है उसको बोला जाता है ट्रिब्यूटरीज। जो छोटी रिवर एक बड़ी रिवर में जाके मिल जाती है वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कहाँ पर, प्रेरीज में। और जिसके वजह से क्या है, इस रिवर से ही ये इरिगेशन के लिए यहाँ से पानी लिया जाता है। जो भी यहाँ पे जो कॉर्न वीट में ये सब उगाई जाती है तो उनको पानी देने के लिए इन रिवर का यूज़ किया जाता है। वाइल्ड लाइफ। द प्रेरीज ग्रासलैंड are noted to be large number of grazing animals like the bison, stag और zebras। जो प्रेरीज ग्रासलैंड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में एनिमल्स को लाया जाता है ग्रेसिंग करने के लिए, जैसे कि बाइसन हो गया। बाइसन होता है अमेरिकन बेफेलो को बाइसन बोला जाता है, ठीक है। स्टेग हो गया, जेब्रा हो गया, इन सबको लाया जाता है। Bisons, which were found in a large number in the prairies, are almost extinct today। जो बाइसन है जिसको बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेरीज में लाया जाता है, क्यों लाया जाता है, ग्रेजिंग करने के लिए। लेकिन आज के टाइम पे ये एक्सटिंक्ट हो गई है, मतलब कि आज के टाइम में ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। जो बाइसन वाले एनिमल्स है ना, ये आपको आज के टाइम में बिल्कुल भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। इनकी जो प्रजाति है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। There were times when herds of these animals wandered around the countryside in search of food and shelter। तो क्या बोला गया है इसमें, जो उस टाइम पे क्या था कि इन सबका जो झुंड था वो गांव जो जगह थी वहाँ पे वो सब आप घूमा करते थे। क्यों घूमा करते थे, ताकि उनको शेल्टर मिल सके और एक फूड उनको खाने को मिल सके। नीचे एनिमल्स दे रखी है आपको, वाइल्ड लाइफ ऑफ प्रेरीज, मतलब प्रेरीज में कौन कौन से एनिमल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और बाइसन कौन सा एनिमल है, जो ये नीचे पिक्चर में बना हुआ है ना ये पिक्चर में, इसको बोलते हैं बाइसन, ठीक है। जो आज के टाइम में आपको ये पूरी तरह से ये गायब हो चुके हैं। ये है अमेरिकन बेफेलो। अब आगे बढ़ते, ये सब एनिमल्स वहाँ पे आपको कुछ एक्सटिंक्ट हो गए, कुछ आपको मिल सकते हैं वहाँ पे। These species were wiped out because of indiscriminate hunting। अब इनका शिकार किया जाता है, अपने शिकार करने के वजह से ही इनकी जो स्पीसीज़ है, ये सारी जो स्पीसीज़ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे अभी, ये सब ऑलमोस्ट गायब हो चुकी है, ठीक है। जो बाइसन है और भी एनिमल्स है, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स है जो आज के टाइम पे बिल्कुल लुप्त हो गए हैं, गायब हो चुके हैं, क्योंकि इनकी हंटिंग हो गई या फिर इन्वायरमेंट हो गया, इन सब की वजह से ये गायब हो गए हैं।
Falcons, snake, owls, eagles, hawks, etc. are also found in plenty. तो ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में ये आपको नहीं मिलेंगे. फैल्कन, स्नेक, आउल, ईगल, ये सब आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको मिलेंगे. यहाँ पे जो बाइसन है वो लुप्त हो चुके हैं, वो गायब हो चुके हैं. अब क्या आगे, लाइफ ऑफ पीपल, कि यहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है. जो प्लैंकी, प्लैंकी मतलब बहुत सारे, ठीक है, प्लैंकी मतलब बहुत सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. लाइफ ऑफ द पीपल, वहाँ के लोगों की लाइफ कैसी है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. द फार्मर्स हैव कन्वर्टेड द ग्रासलैंड इनटू फार्मलैंड. अब जो वहाँ पे जो फार्मर्स है उन्होंने ग्रासलैंड को एक फार्मलैंड में चेंज कर दिया. ग्रासलैंड मतलब जहाँ पे घास फूस थी उसको एक फार्मलैंड मतलब वहाँ पे मेज उगाकर, वीट, इन सब चीज़ों को उगाकर वहाँ पे उसको एक फार्मलैंड में चेंज कर दिया है. मोस्ट ऑफ द फार्म आर वेरी बिग एंड स्प्रेच ओवर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स. और कुछ फार्म्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स में वो फैले हुए हैं. फार्मर्स लिव ऑन द फार्म विद देयर फैमिलीज. अब जो फार्मर्स है वो उस फार्म में रहा करते हैं अपनी फैमिलीज के साथ. द एंटायर वर्क ऑफ टिलिंग, फ्लोइंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न मशीन्स. अब जो इरिगेशन, जो एग्रीकल्चर की जो मेथड्स होते हैं जैसे टिलिंग, फ्लोइंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, कि पहले हल चलाना, हल चलाने के बाद वहाँ पे बीज को उगाना, जब एक बार वो ग्रो हो जाएगा उसका हार्वेस्ट करना मतलब उसको काटना, उसके बाद उनकी थ्रेसिंग करना मतलब उसमें से जो वीट होता है उसको अलग करना. ठीक है, ये सब आज के टाइम पे ये मशीन से किया जाता है वहाँ पे. इवन स्टोरिंग ऑफ फूड ग्रेन इज इन बिग स्टोरेज बिन्स इज डन विद द हेल्प ऑफ मशीन. और जो फूड ग्रेन को स्टोर करके रखा जाता है कहाँ पर, स्टोरेज बिन्स में, तो वो भी एक मशीन की हेल्प से ही किया जाता है. अब जो वहाँ से जो गेहूँ मिल रहे हैं आपको उसको स्टोर करना भी ज़रूरी है ना, तो उसको स्टोर के लिए बड़े बड़े स्टोरेज बिन्स करके बना रखा है और वो स्टोर करने के लिए भी वो मशीन का यूज़ वहाँ पे करते हैं. मशीन डू द वर्क ऑफ सेवरल पीपल इन फ्यू आवर्स. जो मशीन है वो बहुत सारे लोगों का काम जो है वो कुछ घंटों में पूरा कर देती है. मगर जिस काम के लिए बहुत सारे लोग चाहिए है काम करने के लिए, वो अकेला मशीन कुछ घंटों में वो काम पूरा कर लेता है. अपार्ट फ्रॉम वीट द फार्मर ऑल्सो ग्रो बार्ले, रई, ओट्स एंड फ्लैक्स. और वीट के अलावा भी जो फार्मर्स है वहाँ पे बार्ले, रई, ओट्स, फ्लैक्स, ये सबको भी उगाने वहाँ पे लग गए. The western part of the prairies is hilly and undulating. जो प्रेरीज का जो वेस्टर्न पार्ट है, जो वेस्ट डायरेक्शन में जितना भी हिस्सा है वहाँ सारे में पहाड़ बने हुए हैं और ऊंचे नीचे पहाड़ बने हुए हैं. Here the soil is coarse and less fertile. कोर्स मतलब मोटा, या फिर हार्श कह सकते हो आप, रफ कह सकते हो. तो वहाँ की जो सोइल है कैसी रफ है और कैसी है लेस फर्टाइल मतलब ज़्यादा उपजाऊ नहीं है. रेनफॉल इज ऑल्सो स्कैंटी. तो यहाँ पे जो बारिश होती है वो कैसी होती है, हमने शुरू में पढ़ा था, बारिश यहाँ पे कम होती है जिसकी वजह से जो ट्रीज है वो उग नहीं पाते हैं. तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो स्कैंटी है. स्कैंटी मतलब कि बहुत कम है. द क्लाइमेट एंड द सॉइल आर ओनली सुइटेबल फॉर ग्रोइंग ग्रासेस. तो यहाँ का जो क्लाइमेट और सॉइल है वो बस ग्रास उगने के लिए ही सुइटेबल है. कैटल रियरिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हेयर. और जिसकी वजह से क्या है, कैटल रियरिंग मतलब जो कैटल्स होते हैं, जो पशु होते हैं, उनका पालन पोषण करना ही यहाँ पे सबसे मेन ऑक्यूपेशन है, सबसे मेन यहाँ पे लोग काम किया करते हैं. द कैटल आर रियर ऑन अ लार्ज ओपन ग्रासलैंड आर कॉल्ड रेंचेस. जब जो कैटल्स होते हैं, जो पशु होते हैं,
की देखभाल करके, उनका पालन पोषण करके इस लंबे से ओपन ग्रास लैंड में, उसी को बोलते हैं रेंचेस। जब बड़े स्केल पर इन कैटल्स का पालन पोषण किया जाता है, उन्हीं को बोलते हैं रेंचेस। द कैटल आर मेनली reared for beef. The slaughtering houses are located in cities. The cattle are mainly reared for beef. अब बीफ क्या होता है? गाय का जो मांस होता है उसको बोला जाता है बीफ। ठीक है, यहाँ पे जो पशु होते जो इनके इसलिए इनका पालन पोषण किया जाता है ताकि उनसे वो बीफ ले सके, उनका मांस ले सके। द स्लॉटरिंग हाउसेज आर लोकेटेड इन सिटीज। ऐसे स्लॉटरिंग हाउसेज क्या होते हैं? ऐसे जगह जहाँ पर एनिमल्स को मारा जाता है और उनका मीट लिया जाता है, उनका मांस लिया जाता है। ठीक है, जो सिटीज़ के आसपास कुछ हाउसेस बनाए गए हैं जहाँ पे इनका मांस, एनिमल्स को मारकर वहाँ पे उनका मांस लिया जाता है। ठीक है, स्लॉटर मतलब होता है किलिंग एनिमल्स फॉर देयर मीट, मैं किसी जानवर को मारना उनके मीट के लिए, उनका मांस लेने के लिए। और बीफ होता है गाय का मांस। डू यू नो चिकागो ऑन द southern tip of the lake Michigan is an important slaughtering center. चिकागो जो है कहाँ पर है वो? लेक मिचिगन नाम की एक लेक है, उसके साउथ डायरेक्शन में ये चिकागो है। वहाँ पे एक स्लॉटरिंग सेंटर बनाया गया है। मैकर सेंटर एक ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ पे एनिमल्स को मारकर उनका मांस निकाला जाता है। काउ आर टेकन टू स्लॉटर हाउसेस बाय स्पेशल ट्रेन्स। अब जो काउ है, जो गाय है, उनको एक कुछ स्पेशल ट्रेन्स बनाई गई है, उनसे वहाँ उसमें भरकर काउ को लेकर जाता है। कहाँ पर? स्लॉटर हाउसेस में। ठीक है, काउ को एक स्पेशल ट्रेन में लेकर जाया जाता है और उनको कहाँ पर लेकर जाया जाता है? स्लॉटर हाउसेस में उसको लेकर जाया जाता है ताकि उनको वहाँ पे मारकर उनका मांस ले सके। बीफ इज द स्टेबल फूड ऑफ द अमेरिकन। और जो अमेरिकन के लोग हैं वो बीफ उनका एक स्टेबल फूड है, वहाँ के लोग बीफ ज़्यादा खाया करते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल फॉर लोकल कंजप्शन एंड फॉर एक्सपोर्ट टू मैनी यूरोपियन कंट्रीज। अब जो बीफ होता है उसको बहुत लंबे स्केल पर उनका कंजप्शन किया जाता है और उनका जो मांस होता है उनको यूरोपियन कंट्री में भी उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, बेचा जाता है वहाँ पे भी। ये सामने पिक्चर में है, ऊपर फार्म लैंड बना रखा है, ग्रास लैंड को एक फार्म में चेंज कर दिया। सेकेंड में यूज़ ऑफ मशीन फॉर फार्मिंग, तो यहाँ के जो लोग हैं मशीन को यूज़ कर रहे हैं फार्मिंग के लिए। और थर्ड पिक्चर में क्या है? कैटल रेंचेस इन द प्रेरीज। जो कैटल्स है, जो ये सामने काऊ आपको दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे उसको उनका पालन पोषण यहाँ पे किया जा रहा है। ये सामने पिक्चर में चिकागो सिटी बनी हुई है और राइट साइड जो पिक्चर बनी हुई है इसमें है लाइफ ऑफ पीपल इन प्रेरीज। Many farmers rear cattle for milk and egg products like butter, cheese, etc. बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो कैटल्स की इसलिए देखभाल करते हैं ताकि उनसे वो मिल्क ले सके और उस मिल्क को वो बटर और चीज़ में चेंज करके उसको बेचा करते हैं। बिग डेयरी फार्म आर डेवलप विद मॉडर्न मशीन्स। बहुत बड़े बड़े डेयरी फार्म भी वहाँ पे बनाए गए हैं मॉडर्न मशीन का यूज़ करते हुए। इवन द मिल्किंग ऑफ काउ इज़ डन बाय मशीन। जो काउ का जो मिल्क निकालना भी एक मशीन की हेल्प से किया जाता है। द पीपल ऑफ प्रेरीज लीड अ लग्जरियस लाइफ विद द हेल्प ऑफ एमेनिटीज।
जो वहाँ के पेरिस के जो लोग हैं किस तरह की लाइफ वो जिया करते हैं, लग्जीरियस लाइफ। लग्जीरियस मतलब उनकी जो लाइफ होगी वो रिच जैसी है, और जो भी आज के टाइम में मॉडर्न एमेनिटीज़ मतलब कि जो भी सुख सुविधा जो भी है उनके पास सब कुछ उनके पास है। ठीक है, आरामदायक अपनी ज़िंदगी स्पेंड करते हैं, और वो रिच रिच पीपल की तरह वो लाइफ जीते हैं। They are continuously trying to improve their lifestyle with the help of scientific inventions and discoveries। और जो पेरिस के लोग हैं अपनी जो ये लाइफ स्टाइल है उसमें इम्प्रूव करते जा रहे हैं, जैसे जैसे नई नई इनोवेशंस आ रही है, नई नई डिस्कवरीज आ रही है, इन्वेंशंस हो रहे हैं साइंटिफिक, तो इनके वैसे जो इनकी लाइफ स्टाइल है उसमें भी ये लोग इम्प्रूव करते जा रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर पूरा। प्रेरीज क्या होता है? ग्रासलैंड कहाँ पर है? नॉर्थ अमेरिका में। बाइसन अमेरिकन बेफेलो को बोला जाता है। रंच होता है एन ओपन ग्रासलैंड फॉर रियरिंग कैटल, एक खुला ग्रासलैंड, एक ऐसी लैंड जहाँ पे ग्रास ही ग्रास हो और वहाँ पे पशु की रियरिंग की जाके पालन पोषण किया जाता है। स्लोटर होता है, एनिमल्स को मारकर उनका मांस लिया जाता है। ऑलवेज रिमेंबर ग्रासलैंड आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स, ये हमने पढ़ा का अलग अलग नाम से इनको पुकारा जाता है। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका के सेंट्रल पार्ट में है। प्रेरीज का क्लाइमेट एक्सट्रीम है। इसको वीक बास्केट को वर्ल्ड से भी जाना जाता है। मिसिसिपी और मिसूरी नाम की रिवर है जिसका पानी इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। कहाँ पर? प्रेरीज में। और वहाँ के जो फार्म है बहुत बड़े बड़े हैं और वहाँ पर ज़्यादातर काम मशीन की हेल्प से किया जाता है। ये क्वेश्चन आंसर है, ये आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, नेम क्या? टेम्परेट ग्रासलैंड एंड देयर लोकेशन, क्या नाम है? प्रेरीज, और उसकी लोकेशन का है सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये सब हमने पूरे चैप्टर में आपको रीड कर लिया था, क्योंकि प्रेरीज को वीक बास्केट को वर्ल्ड क्यों बोला जाता है कि यहाँ पे वीक उगाई जाती है और ये एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं इसको। व्हाट इज रंच? रंच क्या है? जो एक ओपन ग्रासलैंड होता है जहाँ पे कैटल की रियरिंग की जाती है। व्हाट इज का इम्पोर्टेंस ऑफ मशीन इन फार्मिंग? मशीन की क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है? ताकि इससे हमारा काम इजी बन जाता है, जिसके लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होगी, तो कुछ घंटों में मशीन वो काम कर देगी। ठीक है, नेम द वाइल्ड एनिमल फाउंड इन द प्रेरीज, जो हमने एनिमल्स पढ़े के कौन कौन से? बाइसन पढ़े के, वेलकन पढ़े के, ईगल, इन सब के आपको नाम लिखने हैं। कंपेयर का वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेरीज, तो इसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ प्रेरीज होता है वहाँ पे हिली एरियाज होते हैं, वहाँ की सोइल कैसी होती है? लेस फर्टाइल होती है, और वहाँ पे रेनफॉल कम होती है ना, जिसकी वजह से बस वहाँ पे ग्रास हम उगा सकते हैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन आपके ग्रुप में सेंड कर दिए जाएंगे। आगे एक्सरसाइज डिस्कस करके इसकी। अभी क्या है? मैचिंग। वेल कहाँ पे बोला जाता है? अफ्रीका में। डाउन ऑस्ट्रेलिया, प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका, स्टेप एशिया, और पैम्पस साउथ अमेरिका। प्रेरीज आर लोकेटेड फार अवे फ्रॉम द डैश, प्रेरीज किससे ज़्यादा दूर लोकेट करती है? ओशन से। डैश एंड डैश रिवर फ्लो थ्रू द प्रेरीज, कौन कौन से रिवर वहाँ पे फ्लो करती है? मिसिसिपी और मिसूरी। द फार्मर हैव कन्वर्टेड डैश इनटू डैश, फार्मर ने किसको किस में चेंज कर दिया? ग्रासलैंड को एक फार्म लैंड में चेंज कर दिया। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रेरीज इज हिली एंड अनड्यूलेटिंग, जो प्रेरीज का जो वेस्ट पार्ट है वहाँ पे हिली एरिया है, और जब वहाँ का वो कैसा है? ऊपर नीचे है सब कुछ, वहाँ के जो पहाड़ है वो सब ऊपर नीचे है। द कैटल्स आर रियर ऑन लार्ज ओपन ग्रासलैंड कॉल्ड डैश, जो एक लंबे से ओपन ग्रासलैंड में कैटल का पालन पोषण किया जाता है उसको बोलते हैं रेंचेस। इवन द डैश ऑफ काउ इज डन बाय मशीन, तो मशीन की हेल्प से काउ का मिल्क भी निकाला जाता है। पीपल ऑफ प्रेरीज लीड अ डैश लाइफ,
जो प्रेरीज के जो लोग हैं किस तरह की लाइफ जीते हैं, वो लग्जीरियस, मतलब उनके पास सब कुछ होता है, वो एक जैसे रिच लोग होते हैं ना, अमीर लोग, उस टाइप की वो लाइफ वहाँ पे स्पेंड करते हैं। डैश इसका स्टेबल फूड फॉर द अमेरिका, और उस वहाँ का अमेरिका क्या खाना क्या खाना खाते हैं वहाँ पे, बीफ। बीफ क्या होता है, काऊ के मांस को वहाँ पे बीफ बोला जाता है। ऑन द मैप ऑन द गिवन मैप ऑफ वर्ल्ड लोकेट एंड नेम द ग्रासलैंड ऑफ वर्ल्ड। अब यहाँ पे आपको येलो येलो शेड कर रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा कर रखा है। आपको इन सबके ग्रासलैंड के आपको नाम यहाँ पे लिखने हैं। ये सभी प्रेरीज हो गया, ठीक है। और क्या था यहाँ पे, ये पैम्पस हो गया, यहाँ पे ये बेल्ट हो गया। ऐसे आप सबको इनको लोकेट करना है, ठीक है। इतना काम आपको बुक में कीजिएगा, इस चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिएगा, ठीक है। रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है आपको घर पे। कल मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू।